हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ दोस्तों, जाइए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, यह हम लोग जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं यूथ कंपटीशन का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूथ कंपटीशन का है, जिसमें आपको सोल्व पेपर भी दिया गया है और प्रैक्टिस सेट भी। अगर सोल्व पेपर के लिए आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, बोलेंगे, तो आप लोग को सोल्व पेपर भी मैं करवा दूंगा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, टोटल आपको 16 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है, जिसमें आज लोग 6ठा नंबर करने वाले हैं। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप लोग मैथ और रीजनिंग का वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फुल डिटेल्स के साथ हम लोग प्रैक्टिस इसमें करते हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, जो भी चैनल को अगर विजिट करके नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का हम लोग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें। देखिएगा, पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें और एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है कि 1 नंबर पर कहता है, देव प्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। ये सही है, आपका बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। ये भी वाला सही है, 1 वाला भी सही है, 2 वाला भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ये भी सही है कि बद्रीनाथ से बहती है अलकनंदा नदी। 4 नंबर ऑप्शन कहता है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ के रूप में जाना जाता है। ये वाला गलत है। ठीक है, 1 और 2 3 तीनों सही है आपका इनमें से। तो इनमें से देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 77 नंबर। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? चित्रकूट जलप्रपात जो है आपको, ये सी आंसर हो जाएगा यहाँ से, इंद्रावती नदी पर आपको ध्यान दीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ में आपको पड़ता है। ठीक है, 77 का आपको देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में ये पड़ता है, इंद्रावती नदी, जो कि आपको चित्रकूट जलप्रपात इसी पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो कलपोंग जल विद्युत परियोजना आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से, कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से, कि शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक के प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न कहता है कि शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एपी कल्चर। एपी कल्चर में यानी कि मधुमक्खी का पालन किस में होता है? एपी कल्चर में किया जाता है, याद रखिएगा। सेरी कल्चर में किसका होता है? रेशम कीट का। ठीक है, रेशम कीट का पालन किया जाता है सेरी कल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 80 नंबर। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो 80 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, कार्बेट। ठीक है, कार्बेट का हिस्सा है। जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड में, वो आपको उसी का ये एक हिस्सा है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिएगा, दुधवा। दुधवा कहाँ है? यूपी में पड़ता है। ये भी पीलीभीत यूपी में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 81 नंबर के, निम्नलिखित विकल्पों में से किस तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन सा तत्व है इनमें से जिसमें आपको कह रहा है कि किस तत्व के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, होता है? 81 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर देखिएगा, कि बैकुरल खालिस्तान के मापन की इकाई है। बैकुरल किसके मापन की इकाई है? 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता के मापन की इकाई है क्या? बैकुरल होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। रेडियो धर्मिता का बैकुरल हो जाएगा। वहीं आपको देखिएगा प्रतिरोध जो यहाँ पर दिया है, प्रतिरोध किसका होता है? तो प्रतिरोध होता है ओम का। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का आपको मीटर पर सेकेंड होता है, या तो आपको किलोमीटर पर घंटा कह लीजिए, या तो फिर आपको हो जाएगा, आपको ये मीटर पर सेकेंड भी होता है। चालकता का आपको सीमेन होता है, इसे भी याद रखना है, सीमेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर। यहाँ पर विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? देखिएगा, विद्युत आवेश का पूछा है, एसआई यूनिट क्या होता है? 83 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, कूलम। ठीक है, कूलम हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। जबकि आपको अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि विद्युत वाहक बल का आपको क्या होता है एसआई मात्रक, तो विद्युत वाहक बल का होता है वोल्ट। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। सभी का याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? परमाणु बंध क्यों बनाते हैं?
84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से कि स्थिर ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु बंध बनाते हैं, यानी कि बॉन्ड बनाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मीटर जो वाहन की चाल मापता है क्या कहलाता है? जो वाहन की चाल को मापता है वो मीटर क्या कहलाता है? चाल मापी, पथ मापी, काल मापी या वायुदा मापी? ध्यान दीजिएगा 85 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चाल मापी, यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा 85 का 1। यानी कि स्पीडोमीटर एक प्रकार का उपकरण है जो वाहन की चाल को मापता है। चाल मापी कहें या तो आप उसको स्पीडोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लिश में स्पीडोमीटर याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खालिस्तान को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना यानी कि माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? 86 का ऑप्शन नंबर देखिएगा तो बी हो जाएगा यहाँ से ऊतक विज्ञान, ठीक है, ठीक है, ऊतक विज्ञान यहाँ पर से कहलाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी पदार्थ के खालिस्तान को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है? तो 87 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा यहाँ से कार्यफलन कहलाता है क्या? यानी कि किसी पदार्थ के फलन को, ठीक है, कार्यफलन को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? यानी कि पौधा की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है ये बायोलॉजी का। 88 का देखिएगा 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। कवक की, अगर यहीं आपको एक क्वेश्चन आता है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो वो काइटिन की बनी होती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास जो होता है क्या होता है? तो 89 का देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, सब जगह एक समान रहता है। वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ना, मास है, वो हर सभी जगह पर एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? पौधों में अगर जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है पूछा जा रहा है यहाँ से। तो 90 का देखिएगा तो ये जल का वहन करता है, यानी कि खनिज पदार्थ या तो फिर जल हो गया, तो जाइलम के माध्यम से ही आपको पौधों की जड़ों से जो है ना कि जाइलम से ही आपके माध्यम से ऊपर चढ़ता है, जल का वहन होता है या खनिज पदार्थों का। और जो भोजन बनाने का जो काम होता है वो आपको जो भोजन बनाने का कार्य करता है वो आपको फ्लोएम में होता है, ठीक है, फ्लोएम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 91 यहाँ पर, खालिस्तान बल का अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को क्या कहते हैं? ठीक है, खालिस्तान बल के, तो यहाँ पर देखिएगा 91 का ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आघूर्ण भुजा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आघूर्ण भुजा बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? सेब, सोयाबीन, गेहूं या मूंगफली? यानी कि प्रति ग्राम के से हिसाब से पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक मात्रा किसमें प्रोटीन होता है। 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, जहाँ इससे बात है कि सोयाबीन में आपको सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन होता है, ठीक है, सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 93 नंबर, एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण खालिस्तान पैदा करता है, क्या पैदा करता है? 93 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा तो डी हो जाएगा, ऊंचा प्रक्षेप पथ, ठीक है। एक प्रक्षेप गति में कह रहा है कि क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण जो पैदा करता है तो ऊंचा प्रक्षेप पथ पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? सभी लोग आप लोग जानते होंगे, काफ़ी इजी प्रश्न है। 94 का सी हो जाएगा, 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, दूध का उबलना, कैन को क्रश करना या लकड़ी जलाना? तो एक रासायनिक परिवर्तन इनमें से क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 95 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डी हो जाएगा, लकड़ी का जलाना, ठीक है, ये आपको रासायनिक परिवर्तन है। अदरवाइज ये तीनों आपको भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया? उद्विकास का सिद्धांत 96 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है। गति का नियम न्यूटन ने दिया,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दूरबीन का आविष्कार। देखिएगा गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? विजातीय मिश्रण इनमें से कौन सा है? 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, निलंबन। ठीक है, निलंबन जो है ये आपको जो हो जाएगा विजातीय मिश्रण का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इनमें से किस जगत यानी कि किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित है? ऑप्शन नंबर देखिएगा 98 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मोनेरा में। ठीक है, मोनेरा यानी कि मोनेरा जगत का जो होता है उसमें कोशिकाओं में नाभिकीय न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियर झिल्ली जो होता है वो एब्सेंट होता है इसमें, मोनेरा में। ठीक है, और कि इस जगत को आपको 5 भाग में आपको व्हिटकर ने विभाजित किया था 1969 में। वो व्हिटकर वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। 5 जगत में कौन सा? मोनेरा, कवक, वनस्पति और प्रोटिस्टा, एक होता है शैवाल। याद रखिएगा पाँचों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडल विलयन का उदाहरण है? इनमें से 99 का ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी हो जाएगा, पनीर। पनीर यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर कहता है कि खालिस्तान में हरकत एक पेशीपाद, ठीक है, मस्कुलर फुट की सहायता से होती है। किसकी सहायता से होती है दोस्तों? तो 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घोंघे। ठीक है, घोंघा जो होता है ना उसी में हरकत एक पेशीपाद की सहायता से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक के पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? 101 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य आपको कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है कैवल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, कौन सा था इनमें से? अहिछत्र, चंपा, ताम्रलिप्त या श्रावस्ती? 103 का देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो सी हो जाएगा, ताम्रलिप्त। ठीक है, ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। याद रखेंगे आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है 104 नंबर प्रश्न कहता है कि चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर पूछ रहा है यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? तो 104 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से, तंजावुर। ठीक है, तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो 105 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सैयद वंश। ठीक है, खिज्र खान सैयद वंश का स्थापना किया था। याद रखेंगे आप लोग, सैयद वंश का स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा यानी कि खानवा की जो लड़ाई हुई थी आपको कौन से ईयर में लड़ा गया था? बाबर देखिएगा, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर और ये खानवा का युद्ध जो हुआ था तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था याद रखेंगे। तो 106 का आपको यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1527 ईस्वी में। ठीक है, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, फिर उसके बाद 1 साल के बाद 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें विजयी कौन हुआ था? बाबर हुआ था। पानीपत के युद्ध में भी बाबर ही विजयी हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर के, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में ये पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ? ठीक है, पथारू घाट किसान विद्रोह एक हुआ था। तो कह रहा है असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष, कौन से साल में? 107 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा सी हो जाएगा, 1894 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन खालिस्तान वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कौन से ईयर में किया गया था? 108 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1928 में। ये किसके द्वारा किया गया था? तो भगत सिंह, नाम याद रखिएगा, भगत सिंह के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 109 नंबर की, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब आज़ाद हुआ तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली, माउंटबेटन, वेवेल या चर्चिल, कौन थे? 109 का ऑप्शन नंबर देखिएगा 1 हो जाएगा, क्लीमेंट एटली थे। पूरा नाम इनका क्या था? क्लीमेंट एटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ पूछ रहा है कि भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 110 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 106 किलोमीटर, जो कि भारत के साथ सबसे छोटा सीमा साझा करता है। ये भी याद रखिएगा, अफगानिस्तान जो है आपको
भारत के साथ सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला ये देश है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। और अगर सबसे ज़्यादा बोल देगा, अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ लगा हुआ है, तो बांग्लादेश याद रखिएगा, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देवमाली खालिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? देवमाली कहाँ की? ठीक है, तो 111 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा में पड़ता है ये, उड़ीसा में। 112 नंबर देखेंगे क्वेश्चन कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोकन तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकन तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्णरेखा नदी पड़ता है कहाँ? तो जमशेदपुर याद रखिएगा। ठीक है, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है इनमें से? तो 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो है कि आपको ये एक प्रायद्वीपीय नदी है और ये आपको ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और अगर एक और क्वेश्चन बनता है कि डेल्टा न बनाने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा और साथ साथ ताप्ती भी याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहते हैं? मिट्टी संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को क्या कहते हैं? 115 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारिता क्षमता कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? धारिता क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? केरल का जो समुद्री तट है उसका समुद्री तट का जो रेत है उसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, रेडियम, थोरियम या मैंगनीज? 116 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थोरियम पाया जाता है। क्या? थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता की थी संविधान की ये संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 जो है आपको ये किससे संबंधित है? 118 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यहाँ से संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32। अगर भाग पूछ देगा अनुच्छेद 32 कितने में है, तो भाग 3 याद रखिएगा। ठीक है, भाग 3 में है आपको अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। ठीक है, 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 119 नंबर यहाँ पर कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना के संबंध में पूछ रहा है। 119 का ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डी हो जाएगा, यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। ठीक है, यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है भारतीय प्रस्तावना के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे? कौन सी, यानी कि उनका कार्यकाल क्या था? मोरारजी देसाई का जो भारत के उप प्रधानमंत्री वाइस पीएम बने थे। ठीक है ना, तो 120 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे 120 का बी है सही है, 1967 से 69 बने थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? अगर किसी जनजाति को, ठीक ना, अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना है तो ऐसा करने का शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या संघ के मंत्रिपरिषद? काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट भी है ये। तो 121 का ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, यहाँ से संसद को ये प्राप्त है। ठीक है, संसद याद रखिएगा। संसद का गठन 79 अनुच्छेद के तहत होता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर है कि PIL का पूर्ण रूप यहाँ से पूछा जा रहा है, PIL का फुल फॉर्म क्या है? तो 122 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है PIL का फुल फॉर्म। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 123 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ से सही उत्तर होगा दोस्तों, 123 का बी हो जाएगा, 5 साल। कितना हो जाएगा? 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग या समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? हरियाणा राज्य का जो गठन किया गया था किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? 124 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, याद रखिएगा। हरियाणा का जो गठन हुआ था कब हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, 1966 डेट याद रखिएगा। ठीक है, और कौन से समिति के तहत? तो सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों की अयोग्य से संबंधित है? 125 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1985, याद रखिएगा। ठीक है, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? यानी कि मौर्य वंश से कह रहा कि प्रतीक के रूप में कह रहा कि मौर्य वंश से कौन सा चीज़ है इसमें जो है जो कि अपनाया नहीं गया था? सत्यमेव जयते, सांड, घोड़ा, चार शेर। ध्यान दीजिएगा, 126 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सत्यमेव जयते अपनाया नहीं गया था, किसमें से? मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था सत्यमेव जयते। घोड़ा हो गया, सांड हो गया, चार शेर हो गया, ये सब आपको अपनाया गया था। लेकिन 126 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, भारत का जो राज चिन्ह मौर्य वंश के शासक अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत ने यह चिन्ह जो है कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसमें चार सिंह शेर हैं जो एक दूसरे की ओर एक पीट करके बैठे हुए हैं। ठीक ना, इसको बनाया। सत्यमेव जयते है चिन्ह जो है कि आपको अंकित है, जो मौर्य वंश से नहीं लिया गया है। ये आपको सत्यमेव जयते अगर लिया गया है तो कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडकोपनिषद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर के आर्थिक विकास का प्रचालन निम्नलिखित में से कौन सा है? आर्थिक विकास का प्रचालन निम्नलिखित में से कौन सा है? 127 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रसिद्ध मंदारीगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मंदारीगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में। इसको VBI लगा लीजिएगा। ठीक है, बिहार से जो भी क्वेश्चन आता है इसको अच्छे से उसको याद रखना है। ठीक है, तो कहाँ पड़ता है ये? 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 128 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से बांका जिला, ये भागलपुर के बगल में नीचे कट करके बना हुआ है। बांका जिला में आपको बिहार कौन सा ये मंदिर है? मंदारीगिरी के मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में सीमाबद्ध था? तो 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ से 9। ठीक है, 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में सीमाबद्ध था? तो 9 जिला में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 9 सीमाबद्ध में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से 130 नंबर, यहाँ से कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? देखिएगा, यहाँ से पूछ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक। पहले इसको डेट वाइज हम लोग को जानना होगा कि सबसे उसी के हिसाब से इसका आंसर लगाएंगे। देखिएगा, 130 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, अशोक की कलिंग विजय। ठीक है, अशोक की कलिंग विजय जो कि है सबसे बाद में आपको ये घटना घटित हुई थी 130 में। देखिएगा 130 में क्या क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व। ठीक है, 323 BC, याद रखिएगा, BC में है, ईसा पूर्व में है। ठीक है, राज्याभिषेक। मेगास्थनीज का भारत आगमन कब आया था? 305। ठीक है, 305 BC मेगास्थनी कब आया था भारत? एक मेगास्थनी के देखिएगा, मेगास्थनीज का एक पुस्तक है इंडिका, उसको भी याद रखना है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। यह 305 BC में आया था। अशोक का राज्याभिषेक इसमें कह रहा है, तो अशोक का जो है कि आपको राज्याभिषेक 269 BC में हुआ था। कब? 269 BC में। और अशोक का जो कलिंग विजय है ये आपको 261। ठीक है, 261 BC में, यानी कि ये आपका सबसे बाद में हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है आपको ये कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से सही उत्तर। 132 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी यानी कि रैंकिंग की दालें कौन सी हैं? यानी कि शीर्ष रैंकिंग वाला दाल पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है बिहार में? तो 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूंग और मसूर। मूंग और मसूर जो ये दाल है जो कि शीर्ष श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्पायर विज्ञान के प्रति प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक आउटरीच कार्यक्रम है। इसमें प्रथम आई से क्या तात्पर्य है? यानी कि आई से इसमें पूछ रहा है कि आपको क्या तात्पर्य है, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? नवाचार, एकीकरण, भारतीय, प्रेरित है। 133 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, नवाचार। नवाचार यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से, और इसका देखिएगा, इसका अगर फुल फॉर्म अगर पूरा जानना चाहते हैं, इंस्पायर, INSPIRE, तो 133 का देखिएगा राइट आंसर इसमें हो जाएगा पूरा इनोवेशन इन साइंस से परसूट ऑफ इंस्पायर्ड रिसर्च। ठीक है, तो इनोवेशन होता है यानी कि वही नवाचार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 134 नंबर देखेंगे, यहाँ से कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? तो अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में किसे जाना जाता है? 134 का बी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी उसे
ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 134 का बी हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर। 135 नंबर है कि नीति आयोग के संदर्भ में टी अक्षर का क्या आशय है। ठीक है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। तो टी का यानी कि क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 135 का यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। पहले भारतीय 136 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो बी हो जाएगा यहाँ से, चंद्रशेखर वेंकटरमन को। ठीक है, ये मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। 137 का बी हो जाएगा, सत्यजीत रे। किसको, सत्यजीत रे को मिला। कब, 1992 में। ठीक है, 1992 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी के मैदान का आयाम यानी कि लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, कितना होता है हॉकी के मैदान का। 138 का ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, 91.4 गुने 55, यानी कि लंबाई आपको हो जाएगा 91.4 मीटर और 55 मीटर चौड़ाई, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर कहता है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। क्रिकेट से संबंधित नहीं पूछ रहा है यहाँ से। 139 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो सी हो जाएगा, स्ट्राइकिंग सर्कल। ठीक है, गूगली आपको क्रिकेट से ही संबंधित है। फुल टॉस क्रिकेट में आता है। शॉर्ट पिच क्रिकेट का ही शब्द है, लेकिन स्ट्राइकिंग सर्कल जो है ये आपको क्रिकेट से संबंधित नहीं है 139 का। ठीक है, स्ट्राइकिंग सर्कल जो है ये आपको किस खेल से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर के किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है। ठीक है, 281 एंड बियॉन्ड है। आपको कौन से क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है ये। 141 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, वीवीएस लक्ष्मण। ठीक है, वीवीएस लक्ष्मण का है। पोर्ट ऑफ स्पेन कहाँ की राजधानी है। पोर्ट ऑफ स्पेन 142 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से आपको। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबागो त्रिनिदाद और टोबागो की पोर्ट ऑफ स्पेन की ये राजधानी है यहाँ पर। ठीक है, 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से। सऊदी अरब की राजधानी अगर पूछ दिया जाए तो कहाँ है, रियाद, याद रखिएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। ठीक है, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, याद रखिएगा। चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ है, प्राग, इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क की राजधानी क्या है। डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो कोपेनहेगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, कोपेनहेगन। ऑस्ट्रिया की राजधानी अगर पूछ देगा, ऑस्ट्रिया आपको वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया राजधानी वियना है, आपको यहाँ पर याद रखिएगा। स्वीडन स्टॉकहोम। ठीक है, और ओस्लो नॉर्वे हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था। यानी कि लघु अति रेडियो तरंगों का आविष्कार किसने किया था, कौन से वैज्ञानिक ने। 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, जेसी बोस ने किया था। किसने, जेसी बोस। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया। हेलीकॉप्टर का आविष्कार सिकोर्स्की। ठीक है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार सिकोर्स्की ने किया था, यानी कि इवानोविच सिकोर्स्की, ये आपको रशिया के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 146 का डी हो जाएगा, चेन्नई में। कहाँ, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 147 नंबर प्रश्न कहता है कि फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। ठीक है, 2023 फरवरी में कह रहा है कि 7 वर्षीय एक प्रिंस हैं, ये कौन से देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। 147 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये भूटान के हैं। कहाँ के, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको हम लोग ट्राई कहते हैं, ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, हिंदी में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ने दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 हो जाएगा, सी डॉट के साथ। किसके, सी डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर के बिहार दिवस 2023 का थीम क्या है। ठीक है, बिहार दिवस जो मनाया गया 2023 में, उसका थीम क्या है। 149 का 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 निश्चय के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, 7 निश्चय के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न ही सेट का कि बिहार के कितने पुलिस रेंज में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 150 का बी हो जाएगा, 9। ठीक है, बिहार के कितने पुलिस रेंज में, 9 पुलिस रेंज में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा, यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9। ठीक है, तो आई होप के दोस्तों आज का भी सेशन अच्छा लगा है आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करते। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।